Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now from today we are starting the discussion of the question paper of Operations Research for the course of Business Economics BBE paper of 2025 सेमेस्टर 6 का पेपर है ये 2025 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट क्या बोल रहे हैं आपको? अ कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स या कंज्यूम्स 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड रिक्वायर्स 2 लेबर आवर्स ऑफ प्रोसेसिंग। यानी दो इनपुट्स यहाँ यूज़ हो रहे हैं, एक तो रॉ मटेरियल और एक लेबर। इन कंपैरिजन ईच यूनिट ऑफ बी रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड 3 लेबर आवर्स। ठीक है जी, ये बात भी सही है। The firm has a daily availability of 70 kg of raw material and 80 labor hours. फर्म के पास इतनी अवेलेबिलिटी है, ये भी सही है। The profit from selling 1 unit of product A is 50 rupees while each unit of product B yields a profit of 40 rupees. Formulate and solve this as linear programming problem. पहले इसको LPP formulate करना है, फिर solve करना है using simplex से solve करना है। ओके, कितना हमको ए बनाना है, कितना बी बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं सजेस्ट ये करता हूँ, मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख लिया था कि बार बार पीछे ना जाना पड़े। मैं सजेस्ट ये करता हूँ पहले हम छोटी सी टेबल बना लेते हैं। ठीक है, वो टेबल से हमको आसानी हो जाती है। क्या है टेबल जी? हमको यहाँ पे एक तो हमारा प्रोडक्ट ए है और एक है प्रोडक्ट बी, और हमारे पास इनपुट्स क्या है? एक है रॉ मटेरियल और एक है लेबर। अब ए क्या यूज़ करता है? ए यूज़ करता है 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल 2 लेबर आवर्स। ए यूजेज 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड 2 लेबर आवर्स। बी क्या यूज़ करता है? बी यूज़ करता है 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड 3 लेबर आवर्स। ठीक है जी, 2 kg रॉ मटेरियल 3 लेबर आवर्स, और हमारे पास 70 kg मटेरियल की अवेलेबिलिटी है 80 लेबर आवर्स की। तो यहाँ पे 70 80 ये अवेलेबिलिटी है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरे को? एक यूनिट ए में प्रॉफिट है 50 रुपीज़ का, एक यूनिट बी में प्रॉफिट है 40 रुपीज़ का। 50-40। ये एक बेसिक टेबल बनाने से क्या होता है, फॉर्मुलेट करना इजी हो जाता है। देखिए, मुझे ऑप्टिमाइज क्या करना है? आई हैव टू ऑप्टिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ए की 1 यूनिट से और बी की 1 यूनिट से। तो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करना है मालूम करना है। तो मैं नंबर ऑफ यूनिट्स जो है ए की उसको एक्स अज्यूम कर लेता हूँ। भाई 1 यूनिट से 50 का प्रॉफिट है, मान लो मैं अगर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूँ 500 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्योंकि पर यूनिट प्रॉफिट ए और बी का गिवन है और ए और बी की यूनिट्स पूछ रहे हैं हमसे, तो हम मान लेंगे क्या, लेट टोटल प्रोडक्शन करें, क्या करें हम लोग, प्रोडक्शन टोटल आउटपुट ऑफ ए बी x units and total output of b y units। हम a की x यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, b की y यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले मालूम करना होता है हम करना क्या चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन? आई हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? ए की 1 यूनिट से 50 का। मैक्सिमाइज प्रॉफिट को जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप 10 के ज़्यादा पढ़ेंगे, हर कोई अपना तरीका यूज़ करता है। कोई जेड की जगह कोई और टर्म यूज़ कर लेगा, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई पाए लिख देगा, कुछ और लिख देगा, वी डोंट केयर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप नाम क्या देते हैं, इट डजंट मैटर। ठीक है, मैं जेड लेके यूज़ कर रहा हूँ। तो मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू ए की 1 यूनिट पे 50 रुपये का प्रॉफिट है, हम ए की एक्स यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना होगा? 50x। बी की 1 यूनिट पे 40 रुपये का प्रॉफिट है, हम बी की y यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना होगा? 40y। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट क्या है? पहला कंस्ट्रेंट पहले इनपुट से आएगा। पहले इनपुट है रॉ मटेरियल। ए की 1 यूनिट 3 kg रॉ मटेरियल यूज करती है, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं x यूनिट, तो कितना लगेगा रॉ मटेरियल? 3x। बी की 1 यूनिट 2 kg रॉ मटेरियल यूज करती है, हम प्रोड्यूस करें बी की y यूनिट्स, तो कितना लगेगा रॉ मटेरियल? 2y यूनिट्स।
टोटल मेरे पास अवेलेबिलिटी कितनी है 70 यूनिट्स, यानी मैं कितना मटेरियल यूज़ कर सकता हूँ, या तो 70 या 70 से कम, जितना मेरे पास अवेलेबल है उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो यानी दिस शुड बी दिस टोटल कंजम्पशन, ये है 3x क्या है कंजम्पशन ऑफ मटेरियल बाय A, 2y क्या है कंजम्पशन ऑफ मटेरियल बाय B, दिस टोटल शुड बी लेस देन और इक्वल टू 70। ये 70 या 70 से कम कंजम्पशन होना चाहिए। जब एंड में सॉल्व हो जाएगा मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगा, एंड में बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल के लिए बात यह है कि हम जो मटेरियल यूज़ कर सकते हैं कितना 70 kg मैक्सिमम कर सकते हैं। तो A का कंजम्पशन प्लस B का कंजम्पशन शुड बी लेस देन इक्वल टू 70। बिल्कुल ऐसे ही लेबर की बात करें, अगर A 2 यूनिट लेबर यूज़ करता है, 1 यूनिट ऑफ A यूजेस 2 लेबर आवर्स, सो x यूनिट्स ऑफ A विल यूज 2x लेबर आवर्स। इसी तरह से 1 यूनिट ऑफ Y यूजेस 3 लेबर आवर्स, सो y यूनिट ऑफ B यूजेस 3 लेबर आवर्स, so y units of B will use 3 y labor hours. Again we have only 80 labor hours, तो total consumption of labor should be less than equal to 80. दूसरी बात, एक और कंस्ट्रेंट हम खुद से बनाते हैं हमेशा, वो है नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, क्या हम कभी नेगेटिव आउटपुट कर सकते हैं? आउटपुट या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, नेगेटिव आउटपुट नहीं हो सकता है। तो हम एक ऐड करते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, x y मोर देन इक्वल टू 0। तो ये पहली बात होगी। जब पहला क्वेश्चन उसने कहा था सबसे पहले फॉर्मुलेट, तो हमने एलपीपी को फॉर्मुलेट कर दिया। अब वो कहता है सॉल्व दिस यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। नाउ सॉल्विंग द एलपीपी यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड, सॉल्विंग द एलपीपी यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। मैंने क्लास में बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, ये उनमें सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से, मतलब नंबर्स ऑब्वियसली बदलते रहते हैं मगर ये पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन यही है। जो सबसे पहला क्वेश्चन सिंप्लेक्स में स्टार्ट करते हैं, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो स्टार्ट करते हैं वो यही है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहला ही स्टेप जो था वही क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। हमने इससे बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हुए हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, स्लैक वेरिएबल साइड करते हैं। समझिएगा, मैंने कहा था ना अभी एंड में एक बात बताऊंगा वो यही है, लेकिन एंड में ज़्यादा क्लियर होगी। अभी एक समझिए बात जरा, A ने कितना मटेरियल कंज्यूम किया है 3x यूनिट्स। मान लेते हैं A की 10 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो A ने कितना कंज्यूम करा 30 यूनिट्स। मान लेते हैं B की हम 15 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, Y 15 है फॉर एग्जांपल। आंसर क्या आएगा वो देखेंगे बाद में। Y के कर रहे हैं हम 15 यूनिट्स, तो 2y कितना होगा 15 2 30, तो ये भी 30 ये भी 30, 30 पे 30 हमने 60 यूनिट्स रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया। कितना बच गया हमारे पास, 10 बच गया। 70 था हमारे पास, 60 कंज्यूम कर लिया। यानी हमारा जो टोटल कंजम्पशन होगा या तो 70 होगा या 70 से कम होगा। अगर 70 से कम होगा तो बीच में कुछ स्लैक है, कुछ डिफरेंस है, तो उसके लिए हम ऐड करते हैं स्लैक वेरिएबल्स। एडिंग स्लैक वेरिएबल्स। देखिए मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 50x प्लस 40। अभी यहाँ पे चीज़ें ऐड होंगी, भी करूँगा। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स 3x प्लस 2y, ये 3x प्लस 2y या तो 70 के इक्वल हो गया, 70 से कम होगा। जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको, हमने कहा फॉर एग्जांपल x की 10 यूनिट्स हैं, y की 15 है, तो 30 प्लस 30 60 हुआ। 60 70 से कम है, कितना कम है 10 यूनिट्स कम है। जो डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वेरिएबल s1 से, प्लस s1 इज इक्वल टू 70। यानी ये क्या है, दिस इज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल बाय A, दिस इज कंजम्पशन of raw material by B, and the sum is total consumption, and this is slack, difference between total consumption and total availability. आप पूछेंगे सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम पूरा 70 ही कंज्यूम कर लें? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमने पूरा 70 ही कंज्यूम कर लिया होगा तो S1 की वैल्यू अपने आप 0 होगी। ये वैल्यू क्या आएगी ये बाद में पता चलेगा जब क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसी बात को लेकर मैंने यहाँ पे आपसे कहा था, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये जो S1 का क्या वैल्यू बचेगा या नहीं बचेगा, हमको पता चलेगा या नहीं चलेगा, इसके ऊपर एक लंबी कहानी है। हमने इसके ऊपर आगे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं क्लास में, मगर अभी इस क्वेश्चन के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे ज़रूर, ठीक है। फिलहाल हम ये बात समझ गए कि जो टोटल कंजम्पशन है वो हमारा 3x प्लस 2y है, अवेलेबिलिटी 70 है, कंजम्पशन 70 से कम हो सकता है। तो उस डिफरेंस को हम, उस स्लैक को पूरा करने के लिए हम S1 ऐड कर देते हैं।
कंजम्पशन 70 के इक्वल भी हो सकता है, तो S1 की वैल्यू 0 होगी। S1 की वैल्यू या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी, अभी हमको मालूम नहीं है, एंड में जाके मालूम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जो सेकेंड वेरिएबल लेबर का वहां भी ऐड होगा, 2x प्लस 3y प्लस S2 इज इक्वल टू 80। अगेन 2x है कंजम्पशन ऑफ लेबर आवर्स इन प्रोडक्शन ऑफ A, 3y है कंजम्पशन ऑफ लेबर आवर्स इन प्रोडक्शन ऑफ B। अब ये टोटल जो सम आएगा ये 80 से कम हो सकता है, तो डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा S2, और अगर ये 80 हो गया तो S2 हो जाएगा 0। एक क्वेश्चन में आंसर करना भूल गया, क्या सर ये 80 से बड़ा हो सकता है? नॉट पॉसिबल, जितना अवेलेबल हो ज़रा कंज्यूम आप नहीं कर सकते हैं, तो S1 S2 नेगेटिव कभी नहीं होंगे। इसलिए वहाँ पे हमने, यहाँ पे हम जब लिखेंगे x y S1 S2 दे ऑल आर पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव रादर, 0 हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते। कभी भी ये कंजम्पशन जो होगा लेफ्ट साइड पे वो 70 से बड़ा या 80 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो S1 S2 कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, या तो 0 होंगे या पॉजिटिव होंगे। एंड में जाके मालूम हो जाएगा इनकी वैल्यू क्या है। एक चीज़ और, ये जो हमने स्लैक वेरिएबल्स ऐड किए हैं इनको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी ऐड कर लेते हैं, 0 S1 0 S2। अब आप माइनस कर दें यहाँ पे या प्लस कर दें यहाँ पे, उससे हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि 0 इज़ ए न्यूट्रल नंबर। अब -0 लिखें प्लस 0 लिखें, इट डजंट मैटर। कुछ बुक्स में माइनस लिखा होता है, कुछ प्लस लिखा होता है। मैं बार बार बच्चों के बाद बोलता हूँ सर इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 0 न्यूट्रल नंबर है। माइनस इंटू 0 इज़ 0, प्लस इंटू 0 इज़ 0, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो आप माइनस लिखें प्लस लिखें, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कन्फ्यूज़ मत होइए बार बार। ठीक है, बच्चे अक्सर डाउट क्लास में पूछते हैं, व्हाट्सएप लिखते हैं, सर मैंने माइनस लिखा है बुक में प्लस लिखा है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? मैंने प्लस लिखा है बुक माइनस लिखा है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्यों कुछ बुक्स में माइनस लिखा होता है, कुछ प्लस लिखा होता है, उससे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि 0 न्यूट्रल नंबर है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब ये हो गया हमारा पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप यही है। इसके बाद हम बनाते हैं सिंप्लेक्स टेबल्स, सिंप्लेक्स टेबल यू, क्योंकि एक से ज़्यादा बनती है तो टेबल यू बोल देते हैं। ये सिंप्लेक्स टेबल्स जो हैं ये भी आप ऑपरेशन रिसर्च की 10 किताबें उठाइए, 10 के 10 में अलग अलग फॉर्मेट बने होंगे। आपको कोई एक फॉर्मेट अंडरस्टैंड करके फॉलो करना होता है। जो फॉर्मेट मैंने क्लास में पढ़ा है वही मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर भी। ठीक है, हम कोई एक ही फॉर्मेट पढ़ेंगे ना, क्योंकि अलग अलग किताब पढ़ेंगे तो अलग फॉर्मेट नजर आएंगे हमको। फर्क कुछ नहीं है, बस प्रेजेंटेशन का डिफरेंस होता है, टेबल्स की प्रेजेंटेशन का डिफरेंस होता है। आप एक को समझ गए, दूसरे को 2 मिनट देखेंगे वो भी समझ में आ जाएगा, अरे अच्छा ये ऐसे कर रहा है, हम ये करते हैं, ये कर रहा है। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का ही डिफरेंस होता है, मगर ऑब्वियसली आप किसी एक ही फॉर्मेट को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम जो फॉर्मेट पढ़ा रहे हैं क्या देखिए, सबसे लेंगे यहाँ पे क्या हम एक लेते हैं कोफिशिएंट CJ, अभी बताऊंगा CJ क्या है। फिर लेते हैं हम लोग बेसिक वेरिएबल BV स्टैंड्स फॉर बेसिक वेरिएबल। फिर लेते हैं यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन। फिर जो हमारे वेरिएबल्स हैं, कौन कौन वेरिएबल्स हैं, X Y S1 S2, और लास्ट में लेते हैं यहाँ पे हम लोग रेशियो। इनिशियली ये जो स्लैक वेरिएबल्स होते हैं, these slack variables they are initial basic variables। जब तक आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ना आ जाएं, एक कंसेप्ट आर्टिफिशियल का भी आता है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, आर्टिफिशियल आ जाए तो उन्हीं को लेते हैं इनिशियल बेसिक वेरिएबल्स। अगर आर्टिफिशियल नहीं है तो स्लैक वेरिएबल्स आर इनिशियल बेसिक वेरिएबल्स। तो पहला कौन होगा, S1, दूसरा कौन होगा, S2। अब ये C स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट, C स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन से वेरिएबल्स के कोफिशिएंट लेता है CJ। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं प्लीज। C स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो X का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है सर, 50 है। Y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है सर, 40 है। S1 का कोफिशिएंट 0 है, S2 का कोफिशिएंट 0 है। यहाँ भी ये एरो यहाँ भी लगाएंगे, एरो यहाँ भी लगाएंगे, दोनों जगह हम कोफिशिएंट ले रहे हैं। S1 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 0 है। S2 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, तो सीन में हम ले लिया क्या, कोफिशिएंट्स। उसके बाद सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस क्या है, ये हमारा इनिशियल सॉल्यूशन है 70 80। S1 का इनिशियल सॉल्यूशन है 70, S2 का इनिशियल सॉल्यूशन है 80। फिर आएगी फर्स्ट रो, फर्स्ट रो आएगी फर्स्ट कंस्ट्रेंट से, फर्स्ट रो विल कम फ्रॉम फर्स्ट कंस्ट्रेंट। X का कोफिशिएंट है 3, Y का कोफिशिएंट है 2,
S1 का कोफिशिएंट है 1, सर S2 तो है ही नहीं। तो जो वेरिएबल एब्सेंट है, x5 में से भी कोई एब्सेंट हो सकता है किसी कंस्ट्रेंट में, जो वेरिएबल एब्सेंट है उसका कोफिशिएंट 0 है, क्योंकि 0 इंटू दैट वेरिएबल इज 0, तभी वो एब्सेंट हो गया। तो S2 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 0 है। सिमिलरली सेकेंड रो जो आएगी हमारे पास वो सेकेंड कंस्ट्रेंट से आएगी, सेकेंड रो विल कम फ्रॉम सेकेंड कंस्ट्रेंट। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है। नाउ S1 इज एब्सेंट इन सेकेंड कंस्ट्रेंट, सो S1 इज 0 एंड S2 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। राइट, क्लियर है? अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए ऊपर चले जाते हैं। नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ Zj। हाउ डू यू फाइंड Zj? इंटरेस्टिंग है, ध्यान समझिएगा। Zj कैसे निकालना है? ये जो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू 70 प्लस 0 इंटू 80। 0 इंटू 70 वुड बी 0 प्लस 0 इंटू 80 वुड बी 0, तो 0 ही आएगा। देन 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2, 0 इंटू 3 0 प्लस 0 इंटू 2 इज 0, 0 प्लस 0 0। यहाँ सब इनिशियली 0 ही आएंगे क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 0 से कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में 0 ही आने वाला है। आसान है। देन यू फाइंड Cj माइनस Z। देखिए मैं बहुत आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वैसे मैं क्लास में करा चुका हूँ बहुत डिटेल में। मैंने कहा ये पहला क्वेश्चन यही होता है, तो जो बच्चे हमसे पढ़ के एग्जाम देने जाते हैं उनको तो बेसिक सबसे आता होता है, मगर क्योंकि ये क्वेश्चन ये मुझे बताया गया ये लेक्चर यूट्यूब पे जाएगा, इसलिए मैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ कि जिन्होंने लेक्चर नहीं भी देखे हुए वो भी समझ जाएं। ठीक है। नाउ व्हाट इज Cj माइनस Zj? ये Cj है, Cj 50 माइनस Zj 0, 50 माइनस 0 इज 50, Cj is 40, Zj is 0, 40 minus 0 is 40, Cj is 0, Zj is 0, 0 minus 0 is 0, Cj is 0, Zj is 0, 0 minus 0 is 0। ठीक है। एक सवाल बच्चे पूछेंगे, सर मेरे कॉलेज के लेक्चरर ने तो टेबल ऐसे नहीं बनवाई थी, उन्होंने तो वैसे बनवाई थी। सर आप एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, फॉर्मेट अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप एक बार प्रोसेस समझ गए, फॉर्मेट को आप अंडरस्टैंड करके मैन्यूवर कर सकते हैं, लेकिन ये भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई एक ही फॉर्मेट तो आप फॉलो करेंगे, अलग बुक्स में अलग फॉर्मेट होते हैं, आप तो कोई एक फॉलो करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या चाहिए? ये हम टेबल बना चुके। हमको सॉल्यूशन तब मिलेगा, वी विल गेट द सॉल्यूशन इफ इन द Cj माइनस Zj रो ऑल द वैल्यूज आर नॉन पॉजिटिव। If in the Cj minus Zj row all the values are non-positive, then we would have obtained our solution. We would have. अभी नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं, हमें चाहिए नॉन पॉजिटिव, या तो जीरो या नेगेटिव। कुछ वैल्यू जीरो हो कुछ नेगेटिव हो तो आंसर आ गया होगा, लेकिन अभी हमें पॉजिटिव मिल रही है। पॉजिटिव इस रो में Cj माइनस Zj रो में पॉजिटिव मेरा दुश्मन है, मुझे उसको हटाना है, उसको भगा देना है यहाँ से। तो कैसे भगाऊंगा? यहाँ पे लेंगे मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू। सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू कौन है? ये है, दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है। सो दिस इज माय की रो। इसको बोलते हैं क्या हम? वी कॉल दिस की रो या पीवट रो, की रो और पीवट रो बोलते हैं इसको। फिर हम निकालते हैं रेशियो। हाउ डू यू फाइंड रेशियो? रेशियो कैसे निकालते हैं? रेशियो इज सॉल्यूशन डिवाइड बाय की रो। ओ सॉरी, की कॉलम में रो बोल गया। ओ वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी, की कॉलम, रो तो उधर से आएगी। की कॉलम में यही ध्यान है, मैं वहाँ पे शायद रो भूल गया हूँ। तो सॉल्यूशन बाय की कॉलम करना है हमको। ठीक है। सॉल्यूशन बाय की कॉलम, तो सॉल्यूशन 70, ये मेरा की कॉलम है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। दिस इज माय की कॉलम। तो 70 डिवाइड बाय 3, ये रेशो आएगी 70 बाय 3। um, 23.33 समथिंग, 23.33, और यहाँ पर 80 बाई 2, सॉल्यूशन बाय की कॉलम 80 बाई 2, ये आ गया 40। अब जो रेशियो नेगेटिव आएगी उसको हम इग्नोर कर देंगे, वो कंसिडर नहीं करनी। हमें मिनिमम रेशियो लेनी, मगर मिनिमम पॉजिटिव रेशियो लेनी है। तो जो रेशियो नेगेटिव आएगी उसको इग्नोर कर देंगे। मिनिमम पॉजिटिव रेशियो कौन सी आ रही है सर? दिस इज मिनिमम पॉजिटिव। तो दिस इज माई की रो, ये की रो है, मैं उसको की रो भूल गया था, वहाँ पे कॉलम था वो, की रो। ठीक है। और ये जहाँ की रो और की कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं, ये मेरा की एलिमेंट है, दिस इज माई की एलिमेंट। प्रोसेस क्लियर हो गया सर आपको? टेबल बनाई पहले हमने, फिर Cj माइनस Zj में हमको सब चाहिए नॉन
पॉजिटिव वैल्यूज, या तो जीरो या नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा था, तो जो हाईएस्ट पॉजिटिव वो बनेगा की कॉलम, एंटरिंग कॉलम भी बोलते हैं इसको। और दूसरी बात, इसके बाद निकालेंगे रेशियो। रेशियो होता है सॉल्यूशन डिवाइड बाय की कॉलम, ठीक है। सॉल्यूशन में की कॉलम करके जो मिनिमम पॉजिटिव रेशियो वो देगी की रो, और की कॉलम की रो जहां मिलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग की एलिमेंट। की एलिमेंट, की को पिवट भी बोलते हैं, पिवट एलिमेंट, ठीक है, राइट। अब मैंने टेबल यू क्यों कहा था, क्योंकि हम एक साथ बहुत सारे टेबल्स बनाएंगे। अब अगली टेबल पे चलते हैं। अगली टेबल में क्या होगा सर, कुछ चेंजेस होंगे। क्या चेंज होंगे, ये जो की रो थी ना, की रो, फर्स्ट रो की रो थी, ये वाली की रो थी, ये वाली, इस की रो का जो वेरिएबल है S1 ये डिपार्ट करेगा, ये जाएगा। ये कौन है, ये है डिपार्टिंग वेरिएबल, डिपार्टिंग वेरिएबल, ये चला जाएगा। और इसके कौन आएगा, जो की कॉलम में था वेरिएबल, ये है मेरा की कॉलम X है, तो ये है मेरा एंटरिंग वेरिएबल, दिस इज माय एंटरिंग वेरिएबल। मैं अलग अलग कलर्स यूज कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो क्या चीज किससे लिखी, ओवरलैप ना कर जाए, क्योंकि जगह कम होती है ना। ये एंटरिंग वेरिएबल है, ठीक है। यानी जब मैं नेक्स्ट लेवल बनाऊंगा यहाँ पर, मैं अब सब कुछ ये वापस लिखूँ। आप चाहे लिख सकते हैं, आप चाहें फिर से लिख सकते हैं, लिख दो, चलिए मैं वैसे बिना लिखे भी काम चल सकता है। बेसिक वेरिएबल सॉल्यूशन, ये कभी नहीं बदलेगा, एक्स वाई S1 S2 50 40, ये हिस्सा कभी नहीं बदलेगा, ये कांस्टेंट है, इसने बदलना ही नहीं है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में ऐसे ही चलेगा। तो बदलेगा क्या, यहाँ S1 गया, उसकी जगह X आ गया, क्योंकि जो की रो में था वेरिएबल वो गया, और जो की कॉलम में था वेरिएबल वो आ गया। S1 की जगह X आ गया, बाकी S2 अपनी जगह पे रहेगा। अब कोफिशिएंट CJ के कहाँ से देखने हमको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। X का कोफिशिएंट क्या था, 50 था, 50 आ जाएगा यहाँ पे। S2 का 0 था, 0 आ जाएगा यहाँ पे। और कुछ मत लिखिएगा अभी, इतना ही लिखना है अभी, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमको करना ये है सर कि ये जो की एलिमेंट है ना, ये जो की एलिमेंट है 3, इसको 1 बनाना है। ये कौन सी रो में है, हम हमेशा रो ऑपरेशंस करेंगे, कॉलम ऑपरेशन कभी नहीं करेंगे। ये कौन सी रो में, फर्स्ट रो में। 3 को 1 कैसे बनाया जा सकता है, 3 को अगर 3 से डिवाइड कर दे 1 बन जाएगा, माइनस नहीं करना है। रो में से कोई नंबर नहीं, रो में से रो माइनस कर सकते हैं, रो का मल्टीपल माइनस करते हैं, R1 माइनस के टाइम्स R2 ये कर सकते हैं, लेकिन रो में से खाली एक नंबर माइनस कर दें ये नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं 3 को 3 से डिवाइड कर दूं 1 बन जाएगा, नहीं, पूरी R1 को करना पड़ेगा। तो पहला ऑपरेशन क्या है, पहला ऑपरेशन है R1 गोज टू 1/3 R1। तो जब मैं R1 को 1/3 से डिवाइड करूंगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू 70 है, 70/3 फ्रैक्शन में ही लिखना प्रेफर कीजिएगा, डेसिमल में मत जाइएगा, वरना अगर टेबल 4-5 बन गई तो आंसर कुछ का कुछ चला जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। राउंड ऑफ यहाँ नहीं करेंगे, एंड में जाके कर लेंगे, बीच में नहीं करेंगे, फ्रैक्शन में लेके चलना पड़ेगा। कैलकुलेशन लंबी होती है तो करनी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा 3/3 इज 1, फिर 2/3, ये 2 है ना, 2 हम पूरी R1 को डिवाइड करें 2/3, फिर ये 1/3, फिर ये 0 है, 0/3 सर 0 ही होगा, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, ये सब स्टेप्स है मैंने लिखवाए हुए हैं अभी, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो वो वापस उस तरह नहीं जा सकता हूं, फिर भी कोशिश कर रहा हूं जितना डिटेल में जा सकूं। अब अगला स्टेप क्या होता है, जो की कॉलम के बाकी एलिमेंट्स सबको 0 करना होता है, यानी मुझे अब इस 2 को 0 करना है, जो 2 है इसको 0 करना है। ये 2 0 कैसे होगा सर, 2 कौन सी रो में, R2 में है, R2 गोज टू R2 माइनस 2। अब कहेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, अभी तो कह रहे थे नंबर माइनस नहीं करना है। हाँ जी, नंबर माइनस नहीं करना है। 2 टाइम्स की रो, देखो R2 में सेकेंड रो में से ये नंबर जो है R2 माइनस 2, 2 टाइम्स की रो कौन है, R1, R1 कौन सी R1, न्यू वाली R1 जो हमने अब बना लिए। तो R2 में से 2 टाइम्स न्यू R1 माइनस करना है। मैं एक बार यहाँ रफ में लिख दूँ, यहाँ पर R2 क्या थी मेरे पास, R2 थी 80 2 3, ये रफ है सर, ये रफ है जो मैं कर रहा हूँ, माइनस 2 टाइम्स न्यू R1, 70/3 का 2 कितना होगा, 140/3, 1 टाइम्स 2 इज 2, 4/3, 2/3 और 0। अब माइनस कर लेते हैं, 80 माइनस 140/3, तो 240 माइनस 140, 100/3, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4/3, 5/3, माइनस 2/3 0, तो ये आ गया 100/3,
0, 5/3 माइनस 2/3 और ये 0। ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा ज़रा, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ये रफ वर्क था, मैं इसको अब हटा रहा हूँ यहाँ से, इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है। समझ गए ना क्या किया है? पहले हमने R2 लिखा, ऊपर वाली R2 यहाँ से ली थी, ये R2 ली हमने, R2 माइनस 2 टाइम्स न्यू R1, तो जो न्यू R1 थी ये वाली, इसका 2 टाइम्स यहाँ माइनस कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से सर, इसकी मेरे को अब आवश्यकता नहीं है, तो इसको यहाँ से आप रफ में कहीं लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ लिख के से दिखाया कि रफ वर्क कहाँ लेके जाऊँगा इसको। अब फिर से निकालना है मुझे ZJ। अब जो ZJ आएगा, जो भी आएगा, पिछली बार से ज़्यादा होगा हर नई टेबल पे। इसको आइट्रेशन बोलते हैं। एट एवरी न्यू आइट्रेशन द वैल्यू ऑफ ZJ विल इंक्रीज, तब तक इंक्रीज करे जब तक ऑप्टिमाइज ना हो जाए। पिछली बार ZJ की वैल्यू क्या थी? पिछली बार 0 थी, इस बार पॉजिटिव आएगी, इस तरह ज़्यादा आने वाली है। देखते हैं कैसे निकालना है सर, वही तरीका है, 50 इंटू 70/3 प्लस 0 इंटू 100/3। तो 50 इंटू 70 3500/3, 0 से मल्टीप्लाई कर 0 ही आने वाला है, तो 3500/3। फिर 50 इंटू 1, 50 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, तो 50 ही आएगा। 50 इंटू 2/3 100/3, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आने वाला है, इसमें मैं 0 ले नहीं रहा हूँ। 50 इंटू 1/3 50/3, 50 इंटू 0 इज़ 0। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ गलत लिख गया हूँ, एक मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पे, ये 1 था, यहाँ पे ये 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 - 0 1 ही रहेगा, मैंने क्यों पता नहीं लिख दिया। तो ये आएगा आपका 0। देन CJ माइनस ZJ, फिर से CJ माइनस ZJ। अगर मैं ये सब नहीं लिखता ना यहाँ पे, मैं कहता ये ऑप्शनल है, आप लिखें ना लिखें इतना हिस्सा, तो ऊपर वाले CJ से कंपेयर करता, वो चेंज होने वाला नहीं है। अब यहाँ से कर लेता हूँ, तो 50 माइनस 50, ये तो हमने पॉजिटिव को उड़ा दिया, 0 कर दिया। पिछली बार ये पॉजिटिव था 50, यहाँ 50 था पिछली बार, हमने इसको इस बार 0 कर लिया। हमको यहाँ पे चाहिए था क्या? नॉन पॉजिटिव, तो एक तो गया। 40 माइनस 100/3, तो 20/3। 0 माइनस 50/3 माइनस 50/3, 0 माइनस 0 0। अभी भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। मैंने क्या कहा था? CJ माइनस ZJ में अगर सब वैल्यूज नॉन पॉजिटिव आ जाएं, 0 या नेगेटिव, तो आंसर आ गया। मगर अभी भी पॉजिटिव आ रही है, ये वैल्यू अभी भी पॉजिटिव आ रही है, तो ये मेरा क्या बनेगा? की कॉलम। दिस इज की कॉलम, दिस इज माई की कॉलम। और अब निकालनी पड़ेगी मेरे को क्या? रेशियो। रेशियो क्या है सर? सॉल्यूशन डिवाइड बाय की कॉलम। 70/3 अपॉन 2/3, 3 कट गया, 70/2 35। उसके बाद 100/3 अपॉन 5/3, 3 कट गया, 100/5 इज 20। इनमें से हम कौन लेते हैं? मिनिमम पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं ले सकते। मिनिमम पॉजिटिव होता है हमारा की रो, दिस इज माई की रो। ठीक है, एंड दिस इज माई की एलिमेंट। ये क्या बन गया? की एलिमेंट, राइट। फिर से बनेगी टेबल। जब तक यहाँ पे सब के सब 0 या नेगेटिव ना हो जाए, टेबल्स बनती जाएंगी। लो जी, फिर बनाते हैं। CJ, थोड़ा इधर हो गया मैं, वो फॉर्मेट देखिएगा कि आपको इधर उधर नहीं जाना। बेसिक वेरिएबल सॉल्यूशन x y s1 s2 50 40 0 0। x तो अपनी जगह पर है। अब एंटरिंग वेरिएबल कौन है? कौन है एंटरिंग वेरिएबल? जो की रो में होता है। की रो कौन सी है? नीचे वाली, सेकंड रो। तो ये डिपार्टिंग वेरिएबल S2 मेरा डिपार्टिंग वेरिएबल है, जो की रो में वेरिएबल डिपार्ट करता है, और जो की कॉलम में एंटर करता है। तो y आएगा, S2 जाएगा, S2 की जगह आ गया y। कोफिशिएंट्स कहाँ से लेने हैं? फिर वापस ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, x का 50 y का 40। इसके अलावा आप क्वेश्चन लिख सकते हैं अभी। अब हम ऑपरेशंस करेंगे वापस से। क्या ऑपरेशन थी? ऑपरेशन ये थी सर, जो की एलिमेंट है इसको 1 करना है। 5/3 को 1 कैसे करोगे? 3/5 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और ये कौन सी रो में? R2 में है, तो क्या करेंगे? R2 goes to 3/5 R2। पहले हमेशा जिस रो में जो की रो है उसी को ऑपरेट करना है, की एलिमेंट को 1 बनाना है। की एलिमेंट 5/3 था। की एलिमेंट कैसे 5/3 है सर? ये की कॉलम है, ये की रो है, जहां दोनों मिल रहे हैं वो की एलिमेंट, इसको 1 बनाना है। 5/3 को 1 बना सकते हैं, 3/5 से मल्टीप्लाई करके पूरी रो को करना पड़ेगा। तो पहले इसको 100/3 इंटू 3/5, 3 कट गया, 100/5 20 आ गया। नीचे लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर 0 इंटू 3/5 वुड बी 0। फिर 5/3 इंटू 3/5 वुड बी 1। फिर -2/3 इंटू 3/5, 3 कट गया, -2/5।
फिर 1 इंटू 3/5 वुड बी 3/5। ठीक है, क्लियर। अब जो की कॉलम में बाकी वैल्यूज हैं उनको जीरो करना है। बाकी वैल्यू कौन है, और ये 2/3 है बाकी वैल्यू, ये 2/3 इसको जीरो करना है। कौन सी रो में, R1 में। क्या करेंगे, R1 गोज टू R1 माइनस 2/3। फर्स्ट रो में से जो कि एलिमेंट के ऊपर वाला एलिमेंट है या कॉलम में जो एलिमेंट है वो माइनस करने, खाली मगर नंबर माइनस नहीं कर सकते, तो 2/3 टाइम्स की रो। कौन है की रो, R2। कौन सी R2, न्यू वाली R2 न्यू। मतलब जो R1 है मेरे पास है R1, जो ये वाली R1 है, ये वाली, ये जो R1 है यहाँ पे, इसकी वैल्यू रफ में लिख लूँ, रफ में लिख लूँ 70/3, 1 2/3 1/3, 1 2/3 1/3 और लास्ट में शायद 0। हाँ जी, R1 माइनस 2/3 टाइम्स न्यू R2। तो ये न्यू R2 ये है, ये न्यू R2 है, इसका 2/3 टाइम्स लिखना है। तो 20 इंटू 2/3 इज 40/3, 0 इंटू 2/3 इज 0, 1 इंटू 2/3 इज 2/3, माइनस 2/5 इंटू 2/3 इज माइनस 4/15, एंड 3/5 इंटू 2/3 इज 2/5। ठीक है, सब ट्रैक करेंगे। 70/3 माइनस 40/3 इज 30/3, 30/3 इज 10, 1 minus 0 is 1, 2/3 minus 2/3 is 0, and this one 1/3 minus 4/15, तो ये 1/3 प्लस 4/15 हो जाएगा। तो 5/15 प्लस 4/15 9/15। देखो ना, 1/3 माइनस 4/15 इज 1/3 प्लस 4/15, LCM 15, 5 plus 4 9/15, 3/5 is the answer, 3/5 और ये माइनस 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगे मेरे पास अब, दिस इज 10, x के नीचे 1 0, 3/5 माइनस 2/3, माइनस 2/5 है, सॉरी कहाँ ध्यान है सर आपका, माइनस 2/5 है। ठीक है, ओके जी, डन। रफ वर्क को क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है अब। नाउ आई विल फाइंड वैल्यू ऑफ ZJ। मैंने कहा था हर आइट्रेशन पे ZJ बढ़ेगा। पिछली बार था 3500/3, 1100 समथिंग कुछ था, क्योंकि 1167 ऐसे कुछ आ रहा है शायद, है ना। हाँ, अब क्या आएगा देखो, 50 इंटू 10 500 प्लस 40 इंटू 200 800 प्लस 500 1300। पिछली बार 1100 समथिंग था, इस बार आ गया 1300, बढ़ गया। हर आइट्रेशन पे बढ़ेगा जब तक ऑप्टिमाइज ना हो जाए। नाउ 50 इंटू 1 इज 50, 40 इंटू 0 इज 0, तो 50, देन 50 इंटू 0 इज 0 प्लस 40 इंटू 1 इज 40, तो 40 आ गया। इसी तरह से 50 इंटू 3 150 माइनस 80, 150 minus 80, 70/5, 70/5 is 14, then minus 100/5 plus 120/5, 120 minus 100, 20/5 is 4, then CJ minus ZJ, 50 minus 50, this is 0, 40 minus 40, this is 0, 0 minus 14 is minus 14, and finally 0 minus 4 is minus 4। वाह जी वाह, क्वेश्चन खत्म। मैंने क्या कहा था, इफ ऑल वैल्यूज ऑफ CJ minus ZJ आर नॉन पॉजिटिव, दे आर ईदर 0 और नेगेटिव, देन वी हैव गॉट द सॉल्यूशन। तो आंसर आ गया मेरे पास। तो लिखेंगे क्या, सिंस ऑल द वैल्यूज ऑफ द CJ minus ZJ रो आर नॉन पॉजिटिव, दिस मीन्स वी हैव ऑब्टेन्ड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, क्या है जी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वही बताते हैं आपको। देखो, x की वैल्यू आ रही है 10, सो द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, वो लिख देंगे आप, सिंस ऑल वैल्यूज ऑफ CJ minus ZJ रो आर नॉन पॉजिटिव, सो वी हैव ऑब्टेन्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20। अच्छा, मैंने इनिशियली x 10 y 15 बोला था, ओह काश
20 बोला तो मैं कहता देखा मैजिक, बच गया मैजिक मेरे हाथ से। ठीक है जी। और मैक्सिमम वैल्यू z क्या है? मैक्सिमम z इज 1300। ठीक है। और जो वेरिएबल यहाँ नहीं है उनकी वैल्यू 0 है। S1 यहाँ नहीं है मतलब S1 की वैल्यू 0, मतलब S1 0 का मतलब ये है, S1 फर्स्ट कंस्ट्रेंट में था ना, मतलब पहला कंस्ट्रेंट आपने पूरा यूज कर लिया, कुछ नहीं छोड़ा। S2 भी नहीं बचा यहाँ पे, बेसिक वेरिएबल में ना S1 बचा ना S2 बचा, मतलब दोनों कंस्ट्रेंट आपने पूरे पूरे यूज कर लिए, कुछ नहीं बचा। देखो x10 है y20 है, दिखाता हूँ। देखो जो मैंने कहा था एंड में बताऊंगा, ये वही बात है। देखो x10 y20 यहाँ डालो, 30 प्लस 40 70, आपने पूरा 70 यूज कर लिया, S1 0 हो गया। यहाँ डालो 10 20 सेकेंड में, तो 20 प्लस 60 80, आपने 80 पूरा यूज कर लिया, ये भी कुछ नहीं बचा। तो यानी आपने यहाँ पर रिसोर्सेज फुल्ली यूज कर लिए हैं, द रिसोर्सेज हैव बीन फुल्ली यूटिलाइज्ड। ठीक है, नो रिसोर्स इज अनयूटिलाइज्ड। इसका भी एक काम होता है, इसका भी एक काम होता है जो आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, फिलहाल आपने क्योंकि रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज कर लिया है, कोई रिसोर्स अनयूटिलाइज बचा नहीं है। ये आगे आती है बात। ठीक है, अभी क्वेश्चन यहीं तक था, खाली क्वेश्चन इतनी बात ही पूछी थी, तो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे खत्म हो जाता है। क्वेश्चन देखो यही पूछा था, formulate and solve LPP to find the optimum number of units of each product that should be manufactured daily in order to maximize profit. So आप एंड में क्या लिखेंगे जो मैं लिखवा चुका हूँ, for maximum profit 10 units of A and 20 units of B should be produced and the firm can get a maximum profit of 1300 rupees. ठीक है, तो ये है क्वेश्चन LPP का, सिंप्लेक्स मेथड का बेसिक क्वेश्चन। इससे आसान क्वेश्चन दूसरा कोई सिंप्लेक्स का इस धरती पे होता नहीं है। किसी और धरती पे होता हो तो मैं वहाँ गया नहीं। ठीक है, नासा ने मुझे भेजा, नहीं भेजता तो सोचते। इस धरती पर जिस पे हम रहते हैं, इससे आसान क्वेश्चन सिंप्लेक्स मेथड का नहीं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। होपफुली आप समझ गए हैं। कोई क्वेरी है आपकी, कोई ऐसी बात जो पता नहीं चली, डाउट क्लास में आके मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। राइट, ओके, थैंक यू।